Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirak and I'm a final year MBBS student from Lahore, Pakistan. Let's talk about some exam day tips और preparation जो आपके एग्जाम से एक दो दिन पहले होनी चाहिए। और इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्लीप एग्जाम से पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, इस पर रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं, पूरी डिटेल्ड स्टडी हो चुकी है। इवन MBBS में आके भी हम इस पर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है आपकी। अगर आपकी ये कंप्लीट होगी तो आप इन द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होगी ऑन योर एग्जाम। जस्ट कीप इन माइंड कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता आपने FSC की फर्स्ट ईयर में पढ़े हों, सेकंड ईयर में पढ़े हों, MTCAT की प्रिपरेशन में पढ़े हों। हो सकता ये नहीं हो सकता कि आपने एग्जाम से पहले एक टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम डे में आपकी ये कैपेबिलिटीज़ जज हो रही हैं कि आपके न्यूरोनल सर्किट्स बने होते हैं ब्रेन में। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट आपके ब्रेन में न्यूरॉन की सिग्नलिंग होती है कि ये क्वेश्चन आपने किस टाइम पढ़ा था, FSC की फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा था, ये बुक में किस पेज पे लिखा हुआ है। ये फटाफट जो मेमोरी रिकॉल हो रहा था ना, आपको एकदम बुक की वो पेज याद आ जाता है कि ये वहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये फास्टेस्ट तब हो सकता है कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी कंप्लीट हुई हो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कंप्लीट कर पाते स्लीप, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है उनको। फिर जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको आपके रिलेटिव्स की फ़ोन आने लग जाता है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ना आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है एग्ज़ाम से पहले। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने जब 3 दिन पहले बुक्स अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर दी है, आप 2 दिन फोकस करें अपनी स्लीप के ऊपर, अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर करें। आप ट्राई करें कि अगर 9 बजे से 12 बजे के दरमियान आपका एग्ज़ाम है तो आप 2 दिन पहले 9 बजे से 12 बजे के दरमियान उठे हुए हों, एक्टिव हों। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं, टी पीते हैं या कॉफ़ी, तो आप वो लाजमी उन दिनों में पिएँ ताकि आपके एक ब्रेन की ना कंडीशनिंग हो जाए एग्ज़ाम डे के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। एंड द सेकंड टिप ये कि आपको ना एग्जामिनर की साइकोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वो ये कि एग्जामिनर आपको किस तरह जज कर रहा है। जो लोग क्वेश्चन ये पेपर बना रहे हैं उनको पता है कि 1.5 लाख या 2 लाख बच्चों ने अपेयर होना है, तो वो किस तरह जज करेंगे कि ये 3000 स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को सबसे टॉप पे इनके मार्क्स होंगे और ये मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। तो जब यू टेक योर सेल्फ इनटू द शू ऑफ द एग्जामिनर, तो आपको पता लगेगा कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे वो आपको जज करते हैं। और वो ये है कि लेट्स सपोज बायोलॉजी का क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं पोर्शन, तो बायोलॉजी के जो पहले 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, वो डिफ़िकल्ट होंगे और वो सब के लिए डिफ़िकल्ट होंगे। और यही उनका क्राइटेरिया होता है जज करने का कि वो ना आपकी नर्व्स को चेक करते हैं। आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबसे पहले दिखाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये फार्मूला होता है कि सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करेंगे क्योंकि बायोलॉजी ईजी होती है। लेकिन ना उनको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट बायोलॉजी सॉल्व करेंगे पहले, तो वो ना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रख देते हैं। लाइक इफ़ आई रिकॉल माई सेल्फ, जो मैंने जब MTCAT दिया था तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि नर्व पोटेंशियल का जो ग्राफ एक FSC की बुक में बना हुआ है, तो उसमें डीपोलराइजेशन पूरा ग्राफ है। तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते होते थे, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ही वो था। और उसमें डीपोलराइजेशन की जगह पर उन्होंने X लिखा हुआ था और पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ X या व्हाट इज़ X। तो आपको सिलेक्ट करना था कि ये डीपोलराइजेशन है। बायोलॉजी सेकेंड ईयर में ना नर्व पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है। तो बाद में मैंने ये पूरा टॉपिक डिटेल में MBBS में पढ़ा है और मुझे अब याद आता है कि उन्होंने किस तरह बच्चों की मतलब साइकोलॉजी को जज किया था। सेकंड क्वेश्चन लेट्स सपोज वो दे सकते हैं कि जब मैंने देखा था कि पेप्सिन की PH2 है, बुक में सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको ग्राफ बना के देंगे। ग्राफ में वो pH के X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे pH लिखी होगी, Y एक्सिस पे डिफरेंट कोई पैरामीटर दिया होगा और 2 के ऊपर उन्होंने ग्राफ बनाया होगा, 3-4 पे भी बनाया होगा। तो वो आपको ऑप्शन देंगे कि सिलेक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि पेप्सिन की PH2 है, पेप्सिन 2 pH पे वर्क करता है, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहे कि पेप्सिन की PH2 क्या, वो आपसे ग्राफ के थ्रू पूछ रहे हैं। तो इस तरह ना वो आपको जज करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन हर पोर्शन में होंगे। आई थिंक अब जो PMC ने बताया कि 20% क्वेश्चन इस तरह के होंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर लें 68 का 20% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह के इस टाइप के होंगे। तो ये आपने ना मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑन द एग्जाम डे अटैम्प्ट करने हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट में ही होते हैं। और इसमें जब क्वेश्चन ये बच्चे स्टार्ट में ही देखते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं आते, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो इट्स लाइक कि वो पहले 5-10 मिनट के अंदर ही एक स्टूडेंट को ना बिल्कुल फेल कर देते हैं वो, क्योंकि वो उसकी पूरी जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो चुका है। जब कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ना एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाता है। आपने ये बिल्कुल नहीं होने देना, आपने मेंटली पहले प्रिपेयर होकर जाना है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह डिफिकल्ट होंगे, आपने उनको टैकल करना है। ये जो टेक्निक ऑफ जजिंग स्टूडेंट्स है ना, ये बेसिकली हर एग्जाम में अप्लाई होती है। लेट्स सपोज आप CSS की एग्जांपल ले लें, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि CSS में वो क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि ये वॉर किस सन में हुई थी, या इस कंट्री का जो कैपिटल है वो कौन सा है। बड़े
पेक्यूलियर से, अनकॉमन रेयर से क्वेश्चन वो पूछते हैं स्टूडेंट से, आपने देखा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट एग्जाम है, लेकिन इन रियलिटी वो क्वेश्चंस ना हर किसी से पूछते हैं, और वो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस जज कर रहे होते हैं। वो स्टार्टिंग में इस तरह के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिससे इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसको नहीं आता, फिर उसका सारा इंटरव्यू जो है ना वो ख़राब होता है। सो यही फार्मूला वो MD-CAT में भी अप्लाई करते हैं। एंड इवन कि जब मैंने MD-CAT क्लियर करके मैं जब MBBS में आया तो हमारा MD-CAT ने UHS ने कंडक्ट किया था, और हमारे प्रॉफ्स भी MBBS के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th UHS ही कंडक्ट करते हैं। तो एक दफ़ा मेरी एग्जामिनर से भी बात हुई थी UHS में, वो पढ़ाते थे किसी कॉलेज में, तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये एक ना इसको एक फार्मूला कहते हैं, एक टैक्टिक होता है ये स्टूडेंट की साइकोलॉजी को जज करने का, जो कि MBBS के एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है। हमारे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी जो उनसे भी पेपर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा डिफिकल्ट है ना पूरे पेपर में, लेकिन जो स्टूडेंट वो पहले ही क्वेश्चन नहीं आते उसको वो देख के काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाता है, उसका स्टेमिना और उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, फिर वो अगले भी क्वेश्चंस ना गलत करता है। और आपने ना इस टैक्टिक से बचना, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और आपने ना इसको ठीक तरह डील करना है। सेम इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स का पोर्शन, उसमें हो सकता है कि पहले 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हों और आप उनको सोल्व करने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगे, और आपने सोचा होता कि आपने एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटैम्प्ट करना है, लेकिन वो क्वेश्चन ना मोस्टली 2-3 मिनट्स रिक्वायर करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में और आप फटाफट उनको, आपको नहीं आया, आप ना काफ़ी ज़्यादा डिसाइड हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, 1 मिनट अब हो गया, क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया। सो मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से एग्जाम को सॉल्व किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी से डिसाइड कर लें कि आपने सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना है, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इंग्लिश को पहले से डिसाइड कर लें, और यही पैटर्न अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन में भी जिधर भी आप प्रिपरेशन करें आप उसको फॉलो करें, और आप एग्जाम डे भी फॉलो करें, इसको शिफ्ट ना करें। सेकंड ये कि लेट्स सपोज आपने बायोलॉजी फर्स्ट में सॉल्व करने, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे और आपने उनको एंड में अटैम्प्ट करना है। आपने देखें लेट्स सपोज बायोलॉजी का पेपर आपने स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, इजी था या डिफिकल्ट था, जो भी था इजी था आपने टिक कर दिया, डिफिकल्ट था आपने उसको पढ़ के छोड़ दिया, सेकंड पे आ गए, सेकंड भी डिफिकल्ट है आप थर्ड पे आ गए, थर्ड भी डिफिकल्ट है फोर्थ पे आ गए, फोर्थ पे डिफिकल्ट है फिफ्थ पे आ गए, फिफ्थ पे इवन डिफिकल्ट है तो सिक्स्थ ईजी होगा। आपने ना ये जो 5 क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करना, आपने ना उनको एंड के लिए छोड़ देना है। 6 आएंगे, 6 ईजी होगा, लेकिन ना 6 क्वेश्चन पे आते हुए ना आप इतना मेंटली प्रिपेयर होंगे, 6 क्वेश्चन है ईजी है और आपको आता है। लेट्स सपोज के स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन वो डीपोलराइजेशन ग्राफ वाला आ गया, उसमें उन्होंने पूछा हुआ एक ग्राफ बना के, उन्होंने जहाँ रीपोलराइजेशन होता है उधर क्वेश्चन मार्क दिया होगा और पूछा होगा कि व्हाट इज़ दिस, और आपको नहीं पता। लेट्स सपोज आप सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, सेकंड क्वेश्चन पे उन्होंने ECG का ग्राफ बनाया हुआ, ये फर्स्ट ईयर में आई थिंक है, उसमें P, QRS एंड T इंटरवल है, उसमें उन्होंने QRS के आगे ना क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि इसमें क्या टाइम इंटरवल है, तो वो बुक में टाइम इंटरवल लिखा हुआ आई थिंक 0.2 सेकेंड है, तो वो 0.2, 0.4, 0.6, 0. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बुक की लाइन्स नहीं है और ये ग्राफ से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। आपको नहीं पता, आप थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन पे उन्होंने एक क्वेश्चन लेट्स सपोज दिया हुआ कि ओवुलेशन किस डे पे होती है, सो ओवुलेशन की भी एग्जैक्ट डे बुक में नहीं लिखी हुई, ये ग्राफ बना हुआ है बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि 14 डे के ऊपर होती है, उन्होंने ऑप्शन में 13, 14, 15, 16 दिया हुआ है, आपको अब एग्जैक्टली कंफर्म ही है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन पे उन्होंने लेट्स सपोज पेप्सिन का ग्राफ बनाया हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि पेप्सिन कौन से ग्राफ करेक्ट है पेप्सिन के लिए, तो आप लेट्स सपोज आपको वो भी कंश्योर नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि पैराथायरॉइडिज्म की एक्सेस हो गया तो ब्लड में कौन से जो केमिकल हैं वो ज़्यादा होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पैराथायरॉइडिज्म एक्सेस होने से कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है, कॉमन है। लेकिन क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे हैं डिफिकल्ट है, आप इस पर भी 6 क्वेश्चन में भी सोचने लग जाएंगे कि ये वाकई कैल्शियम ज़्यादा होगा या कुछ और होगा, उसमें वो काफ़ी ट्रिकी ऑप्शन दे देते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेसिकली उन्होंने आपको दे टेक यू पहले 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने आपका सारा स्टेमिना मोरल आपका डाउन कर दिया और आप अब सिंपल क्वेश्चन के ऊपर भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज वो ये दे देते हैं कि हाइपोथैलेमस के से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट होते हैं, आप उस पर भी सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आपको क्रेटिनिज्म अडल्ट में होती है, चिल्ड्रन में, सिंपल क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन में होती है, लेकिन आप इस पर सोच रहे होंगे कि हो सकता है अडल्ट में भी होती हो, तो आप ना बेसिकली आप कन्फ्यूज़ हो गए आप पूरे एग्जाम में, तो आपने ना इस गलती से बचना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो ये गलती करते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, तो आपने बिल्कुल इस गलती से बचना। आपने पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि बायोलॉजी के पहले 5 क्वेश्चन टफ होंगे, उसके बाद बाकी सारे इजी होंगे। इसी तरह फिजिक्स के भी हो सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन टफ हों, बाकी इजी हों, केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश के भी। सो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे। लेट्स सपोज बायोलॉजी का आपने स्टार्ट किया, पहले 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, लेट्स सपोज बाकी सारे आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो आप देखेंगे कि 68 क्वेश्चन है आपके पास, 68 मिनट है, तो आपने 40 या 45 मिनट में बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो आपके पास टाइम होगा बाद में आप आके ना वो बाकी जो क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे
आप उनको दोबारा अटैम्प्ट करें। सेम है फिजिक्स के भी, लेट्स सपोज आपने 5-6 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे आपने उनको पढ़ा, आपको नहीं समझ आई, आपने छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, उनको आप सबको सॉल्व कर लिया आपने, आप फिर दोबारा उन क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर लें। आप ऐसा मत सोचेंगे 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे हो गया तो अब मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मैं इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, तो आप फटाफट कोई भी ऑप्शन लगा लें, इस तरह ना करें। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद इन 10 सेकेंड 12 सेकेंड सॉल्व हो जाता है। वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको बिल्कुल उनका पता होता है। आपको पता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, बुक में सिंपल लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला याद होगा, क्वेश्चन में इस तरह के फार्मूले आते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे आप फ़ौरन विद इन 10 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपने 50 सेकेंड सेव कर ली हैं। तो इस तरह ना थोड़ी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन आप क्वेश्चन के लिए करें जो डिफ़िकल्ट है। सो अकॉर्डिंग टू PMC, मैंने अभी उनकी वेबसाइट चेक करा था कि 40 क्वेश्चन टोटल जो है 210 में से, क्योंकि 210 का 20% आई थिंक 40 क्वेश्चन बनते, तो वो डिफिकल्ट होंगे। तो आपने ना ये सोच के जाना है कि आखिरी जो 40 मिनट्स होंगे ना एग्जाम के, आपने उसमें वो आखिरी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने पहले नहीं करने। अगर आपको पहले आपने अगर सॉल्व कर लिया, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुए तो आपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। और एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे में बिल्कुल ये ना आप सोचने लग जाए कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी क्वेश्चन जैसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं और आपने उस दिन एग्ज़ाम डे में बैठे हुए सोच रहे थे एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आ गया, आप ना काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं होना। अनदर टैक्टिक जो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि जज किया जाता है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा ना क्वेश्चंस की बहुत लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, और बीइंग FSE हमें ना काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आदत नहीं होती। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब काफ़ी लंबा क्वेश्चन आ गया ना, तो उसकी ना लास्ट लाइन को सबसे पहले पढ़ें। लाइक लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा पैसे होता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर होते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन दे के। मुझे इवन याद है MD गेट में 5-6 लाइन के क्वेश्चन होते थे, और इस तरह क्वेश्चन MBBS में भी आते हैं। लेकिन अब MBBS में तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो गया है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है, लेकिन FSC में हम बिल्कुल नहीं ऐसे होते। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन अगर लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा लंबी लाइन्स के है ना, तो ट्राई करेंगे उसकी लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ें। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि लास्ट लाइन में ही क्वेश्चन होता है, पहले बस उन्होंने एक सिनेरियो दिया होता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए सिंपली। तो ये टेक्निक भी आप माइंड में रखें बिल्कुल। एट द एंड आई क्विकली वांट टू से इट इज़ जस्ट अ फेज ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। रिमेंबर दैट ये काफ़ी स्ट्रेस वाला फेज होता है, स्ट्रगल आप कर रहे होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है कि एडमिशन होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि वंस यू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज, लाइफ इज़ वेरी गुड आउट देयर। आप ये सारी स्ट्रगल, ये स्ट्रेस सब कुछ आप भूल जाते हैं, सब कुछ कंपनसेट हो जाता है। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, एंड आई विश ऑल ऑफ यू very good luck on your MD GAT exam. If you find this video useful, do share it with your friends. If you have any other question, comment down below on this video. I will try to respond. And subscribe to the channel if you want to see more content like this. I'm a final year medical student and I'm going to be a junior doctor very soon. And I make content on MBBS and life in medicine in general. See you on the other side. Bye bye.